सीन दिखाया जाता है और आर्मिन मिकासा से पूछता है कि मिकासा, तो बताओ फिर तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम एरन की मदद करना चाहती हो? इधर मिकासा थोड़ा सोचती है और वो बोलती है कि हाँ, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं एक हैकरमैन हूँ, जैसा कि एरन ने बोला था। ये मेरी खुद की चॉइस नहीं होगी। तो आर्मिन कहता है कि एरन तो उस समय झूठ बोल रहा था, ये बात सच नहीं है। तो मिकासा कहती है ये बात तो सच है कि मेरे को समय समय पे काफी तेज सर में दर्द होता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो झूठ बोल रहा होगा? तो आर्मिन कहते हैं कि तुम बताओ, मतलब कुछ ऐसा करना जिससे कि एल्डेन आगे चल के बच्चे भी ना कर पाए। तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है कि एरन कुछ ऐसा चाहेगा? तो जीन कहता है कि हाँ, ये सुन के मेरे को भी लगा था कि एरन ऐसा सोच नहीं सकता, लेकिन ये बात नामुमकिन भी। लेकिन इतने में भाई आर्मिन गुस्सा करता है और कहता है क्या नामुमकिन नहीं है? नामुमकिन है, हम एरन की बात कर रहे हैं, समझे? तो यहाँ पे कॉनी भी कहता है ठीक है फिर जो भी है, उसने येलेना और जीक का साथ क्यों दिया? फिर वो उनके खिलाफ भी जा सकता था। तो आर्मिन कहते हैं क्योंकि उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अंत में एरन के ऊपर ही होगा कि वो फाउंडिंग टाइटन की ताकत इस्तेमाल कैसे करता है। सोचो जिस समय येलेना ने एरन को ये ऑफर दिया होगा तो उसके पास और कोई चारा नहीं होगा इसको एक्सेप्ट करने के बजाय। अगर वो मना करता तो क्या पता येलेना कौन सा तरीका अपनाती उसे अपने जाल में फंसाने के लिए। लेकिन अगर एरन येलेना की बात मान लेता तो उन्हें इस बात का भरोसा हो जाता कि एरन उन्हीं की तरफ है। एरन रमलिंग की मदद से हमारे इस आइलैंड को बचा सकता है, और मुझे पूरा यकीन है कि आगे आने वाले 50 सालों तक पैराडाइज आइलैंड के ऊपर कोई आंख उठा के भी नहीं देखेगा। यहाँ पे मिकासा, कॉनी और जीन थोड़ा सोचते हैं, ये सबके सब यहाँ पे शांत खड़े होते हैं। तो आर्थर कहते हैं कि क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? तो निकोलो कहते हैं हाँ मुझे माफ करना, लेकिन बस प्लीज थोड़ी देर और इंतजार कीजिए। यहाँ पे जीन को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं ट्रेनिंग के दिनों से तुम लोगों से कह रहा हूँ, इतनी बार कह चुका हूँ कि ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है, ये एरन सच में हमें नर्क भेज के ही मानेगा। और मुझे हमेशा उससे इतनी नफरत होती थी और जेलसी फील होती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा कूल है। इवन मैं अभी भी उससे चढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि वो अभी मरे। तो कॉनी कहता है हाँ, अगर वो मरा तो मुझे उस कमीने के मुंह पे मुक्का मारने का भी चांस नहीं मिल पाएगा। तो ऑरेन कपूर कहते हैं चलो फिर ठीक है। ये लोग यहाँ पे भाई सीढ़ियों से ऊपर भागना शुरू कर देते हैं और निकोला कहता है ठीक है फिर आप लोग भी मेरे साथ चलो और मेरे नजदीक ही रहना। मिकासा आर्मिन से कहती है कि एरन अगर हमसे झूठ बोल रहा है और अपनी सच्चाई छुपा रहा है तो फिर उसने हमें अपने आप से दूर क्यों किया? उसने कहा कि वो मुझसे नफरत करता है, उसने ऐसा क्यों बोला? तो आर्मिन कहता है कि वैसे यहाँ पे भाई वो पहले की बात याद करता है जब ये लोग पहली बार समुद्र के पास आए होते हैं, और एरन कहता है कि हे मुझे बताओ, अगर हम समुद्र पार अपने सारे के सारे दुश्मनों को मार डालेंगे तो क्या उसके बाद हम आजाद हो पाएंगे? और आर्मिन यहाँ पे मन में सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन जो भी है, मुझे और एरन को बचपन से ये बात पता है कि तुम्हें शुरुआत से ही ऐसे सरदर्द होता था। उसने ये लाइन सिर्फ इसलिए ऐड की जिससे कि उसका झूठ सच लगे, और मैं दावा करता हूँ कि उसके पास इतना समय होगा ही नहीं कि वो अच्छा झूठ बना सके। और चिंता मत करो, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तब हम उससे खुद ही पूछ लेंगे। इधर भाई अभी भी एयरशिप में से धड़ाधड़ मशीन गन फायर हो रही होती है और हमें फिर से मैगट की आवाज सुनाई देती है, और वो कहता है कि भूलना मत, ये सब कुछ विली टाइबर के बलिदान की वजह से हो पाया है जो कि आज हम कर पा रहे हैं। उसने अपनी जान खतरे में डाली और हमें बताया कि हमें बिल्कुल हेलोस की तरह एक असली हीरो की जरूरत है, एक ऐसा हीरो जो कि दुनिया को बचाएगा। इधर भाई एरन के सामने रायना खड़ा होता है और वो उस स्पाइक को लेके जाता है और एरन के चेस्ट में घुसेड़ देता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, तुम हार गए। इधर भाई एरन कंटिन्यूसली चिल्लाता है और रायनर कहता है कि सब तुम्हारी वजह से काफी परेशानी झेल चुके हैं और तुम भी काफी जूझ चुके हो। इधर भाई एरन फिर से अपने वॉर हैमर टाइटन का इस्तेमाल करके स्पाइक्स बना देता है और ये सारे के सारे स्पाइक्स रायनर की बॉडी में जाते हैं। रायनर कहता है कि अब किस बात पर लड़ रहे हो तुम और किस लिए लड़ रहे हो? इधर भाई फिर से गैलेट कूदता कूदता आता है और वो एरन की नेप की ओर बढ़ता है उसको काटने के लिए, लेकिन भाई एरन फिर से अपने हार्डन फिस्ट से उसको मुक्का मार के भाई उड़ा देता है दूर। और भाई गैलेट तो दूर जाता हुआ गिरता है और इधर सामने मार्लिन सोल्जर्स होते हैं और ये कहते हैं भाई गैलेट को क्या हुआ? इधर भाई गैलेट के होश उड़ चुके होते हैं और वो कहता है कि शिट, उसने मुझे डायरेक्ट हिट मारा। तभी एरन के पीछे से रायनर आ जाता है और वो एरन के ऊपर कूद जाता है और वो उसका सर पकड़ के बोलता है कि एरन मैं बस चाहता हूँ कि ये सब खत्म हो जाए, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा था कि हम दोनों एक जैसे हैं? बस बहुत हो गया। यहाँ पे भाई रायनर आगे बढ़ता है एरन का नेप काटने के लिए और कहता है कि बस हो गया, बहुत सो जाओ। लेकिन वो अपने एक हाथ से रायनर का जबड़ा पकड़ के ऊपर खींचने लग जाता है और वो बहुत तेज चिल्लाता है। इधर वो रायनर का जबड़ा तोड़ने लग जाता है और दूर से येलेना खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। यहाँ पे भाई एरन इतनी तेज चिल्ला रहा होता है कि खिड़की विड़की सब हिल रही होती है और इन सभी सोल्जर्स ने अपने कान बंद कर लिए होते हैं और एरन अपनी पूरी जान लगा के रायनर का जबड़ा ही तोड़ देता है। तभी भाई रायनर दूर जाता हुआ गिरता है और बहुत दूर चला जाता है लुढ़कता लुढ़कता, और हमें दिखाया जाता है कि भाई सामने से 20 टाइटन आ चुका होता है और मैगट कहता है लो आ गया वो। ये सब के सब भाई देखते हैं कि वॉल के ऊपर 20 टाइटन आ चुका है और वो कहता है
कि हाँ मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने वादा किया था मैं इधर आ गया। एरन, तुमने यहाँ पे खेल संभाल के रखा, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब बाकी का काम अपने बड़े भाई पे छोड़ दो। इधर में दिखाया जाता है कि बीस्ट टाइटन के हाथ में एक चट्टान होती है और वो उसको चूरा बना के उन सभी एयरशिप्स के ऊपर फेंकता है जिनके अंदर से मशीन गन्स चल रहे होते हैं, और भाई वो एयरशिप धीरे धीरे करके फूटना शुरू हो जाती है और नीचे क्रैश होने लग जाती है। मैगन देखता है और कहता है ये ज़ीक, हमें इसका नेप उड़ाना होगा। चलो फिर पीक अपनी पोजीशन लो। यहाँ पे पीक मुड़ी रही होती है, लेकिन इतने में बीस्ट टाइटन कार्ड टाइटन के ऊपर भी हमला करता है, लेकिन कार्ड टाइटन उछल के वॉल के ऊपर लटक जाती है और उसके अटैक से बच जाती है। पीक कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमें बीस्ट टाइटन से आमने सामने की लड़ाई करनी चाहिए। तो मैगन कहता है नहीं, मुझे उस धोखेबाज को खुद सजा देनी है। लेकिन तभी भाई यहाँ पे साइड में से फ्लॉक और बाकी स्काउट्स आ जाते हैं और फ्लॉक कहता है चलो फिर कार्ड टाइटन की ऐसी तैसी कर दो। हमें दिखाया जाता है कि भाई यहाँ पे बीस्ट टाइटन इन पत्थरों से उन सभी मार्लिन सोल्जर्स को भी मारने लग जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही सीन होता है जैसे कि आपने सीजन 3 में देखा था कि कैसे बीस्ट टाइटन ने सभी स्काउट्स को मारा था। यहाँ पे राइनर की बैंड बच चुकी होती है और एरन फिर से खड़ा हो जाता है और वो बीस्ट टाइटन की ओर बढ़ने लग जाता है। ये मार्लिन सोल्जर्स कहते हैं कि वो फाउंडर बीस्ट टाइटन की ओर जा रहा है, तो गाबी कहती है हमें उसे रोकना होगा। तो कोल्ट कहता है कि हम ऐसा कर कैसे सकते हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है बजाय टाइटन्स को टाइटन्स के ऊपर छोड़ने के। हमारी खुद की लड़ाई है जिसे हमें लड़ना है। तो मैं दुश्मनों से फैल्को को बचाने जा रहा हूँ और तुम साउथ की ओर बढ़ो, वहाँ पे एक एयरशिप है, उससे तुम वापस जा सकती हो। तो गाबी कहती है नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। मेरी वजह से फैल्को इन सब में फंसा है और यही बात नहीं है, उसने मेरी कई बार जान बचाई है। भले ही मैं पूरे यूनिट में टॉप क्लास थी, लेकिन फिर भी मैं उसकी मदद के बिना ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। तो बस साफ है मैं उसके बिना यहाँ से भाग के जा नहीं सकती। दूसरी ओर हमें फैल्को का सीन दिखाया जाता है और इधर कुछ मिलिट्री पुलिस के ऑफिसर्स होते हैं और वो कहते हैं कि कोई है बाहर, बाहर चल क्या रहा है, हमें जाने दो यहाँ से, हमें यहाँ पे लॉकर में मरने का कोई शौक नहीं है, समझे। इधर नायल होता है और वो फैल्को से कहता है कि जरूर ये अटैक मार्ले ने किया होगा, शायद वो तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आए हैं। तो फैल्को कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि मार्लन आर्मी ऐसा कुछ करेगी, वो भी एक एल्डन को बचाने के लिए इतने दूर आना, बिल्कुल नहीं। तो नायल कहता है कि वैसे तुम्हारी फैमिली तो वहाँ पे वेट कर रही होगी ना तुम्हारे वापस आने का, है ना, यही तुम्हारा मौका है घर वापस जाने का। मुझे ये बात पक्का पता है कि मैं अपनी बीवी और बेटियों को कभी भी नहीं देख पाऊंगा, बस ज़ीक के चिल्लाने की देर है और मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा। लेकिन सच बताऊं तो मैं अपनी बेटियों से कई सारी बातें करना चाहता था, लेकिन कर क्या सकता हूँ, अब जिंदगी जीने के कोई आसार लग नहीं रहे। दूसरी ओर हमें फिर से बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है और ये लोग यहाँ पे सीढ़ी से ऊपर आ चुके होते हैं और सामने येगरिस्ट का एक सोल्जर खड़ा होता है और उसने इन सब के ऊपर गन पॉइंट कर रखी होती है। वो कहता है कि ये इलाका येगरिस्ट के कंट्रोल में है, समझे। तभी यहाँ पे भाई जीन आगे आता है और वो रिक्रूट का कॉलर पकड़ के कहता है कि तो बताओ रिक्रूट, हम तुम्हारे महान येगर को बचाने के लिए जा रहे हैं, तो क्या अभी भी तुम हमें रोकने की कोशिश करोगे। तो वो येगरिस्ट कहता है नहीं। कौन इधर बाहर आ जाता है और वो इन सबको कहता है कि चलो फिर सारे के सारे सेल्स एक बार में खोल दो। यहाँ पे भाई इन सभी लोगों को आजाद कर दिया जाता है और कौनी भी एक सेल खोलता है, उसके अंदर शार्डिस होता है और उसकी हालत बहुत बुरी हो रखी होती है। और शार्डिस कहता है अरे कौनी मेरी चिंता मत करो, वो मैं एक भालू से लड़ रहा था इसलिए मेरे को सारी चोट लगी है, मेरे बारे में भूल जाओ, जाओ। दूसरे इधर आर्मिन पिक्सेस के पास आता है और वो कहते हैं कमांडर पिक्सेस क्या आप ठीक है। तो पिक्सेस कहता है हाँ मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ अभी, हाँ बस मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। तो यहाँ पे पिक्सेस इन सभी सोल्जर्स को कहता है कि ठीक है फिर सबके सब मेरी बात सुनो, हमारे पास ओडियम गियर की कमी है, तो जिन भी लोगों ने काली पट्टियां नहीं पहन रखी है वही लोग ओडियम गियर का इस्तेमाल करेंगे और बाकी सब जो कि मेरी तरह एकदम पियक्कड़ हैं और आसानी से दुश्मन के झांसे में आ गए वो मेरे साथ चले, हम इन सब के सब घुसपैठियों से लड़ेंगे, वो भी पूरी जी जान से। ये सब लोग यहाँ पे कहते हैं कि यस सर। यहाँ पे लुइस होती है मिकासा के पास और वो कहती है कि मुझे काफी खुशी हो रही है कि मुझे फिर से आपके साथ लड़ने का एक और मौका मिलेगा। तो मिकासा कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। यहाँ पे भाई मिकासा अपना स्कार्फ एक टेबल पे रख देती है और लुइस कहती है कि तुम स्कार्फ अपने साथ नहीं लेके जाओगे क्या। तो मिकासा यहाँ पे स्कार्फ को देखती है और कहती है कि मैं इसको यहीं छोड़ रही हूँ। तो भाई इन सब के सब लोगों ने अपने गियर्स ले लिए होते हैं और ये बड़े स्टाइल में ऊपर जा रहे होते हैं। और जब ये लोग ऊपर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि भाई सारी की सारी एयरशिप्स की बैंड बज चुकी है और नीचे भाई येलेना खड़ी होती है और उसे काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है ये सीन देख के। ये सारी की सारी एयरशिप सिगांशिना की वॉल के पास जाके क्रैश होती है और यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा तगड़े एक्सप्लोजन होते हैं। आर्मिन कहते हैं कि सिगांशिना का गेट तो लॉक हो चुका है। तो येलेना कहती है हाँ ज़ीक ने उनके एयरशिप्स को संभाल लिया। इधर भाई एरन बीस्ट टाइटन की ओर ही जा रहा होता है और उसकी खुद की हालत भी बहुत खराब हो रही होती है। येलेना कहती है कि अब वो समय आ चुका है जब इतिहास बदल जाएगा। तभी भाई यहाँ पे एरन देखता है कि साइड में रायनर है और वो एरन की ओर भागता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन भाई ज़ीक पत्थर मार के उसकी भी बैंड बजा देता है। और कॉनी कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई एरन को नहीं बल्कि रायनर को हमारी मदद की जरूरत है। तो यहाँ पे भाई जीन डर जाता है और वो कहता है क्यों, ज़ीक यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कैप्टन लीवाई उसको जिंदा छोड़ दे। तो बताओ येलेना कैप्टन और हांजी को क्या हुआ। तो येलेना कहती है कि मेरे ख्याल से हमें ये मान लेना चाहिए कि ज़ीक ने उन्हें हरा दिया है अब, क्योंकि उसने एरन से वादा किया था कि वो यहाँ पे आएगा और अब वो यहाँ पे आ चुका है। तो मतलब तो यही निकलता है। तो कॉनी भी यहाँ पे शॉक हो जाता है और वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। इधर आर्मिन इन सब से कहता है
कि ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, यही एक तरीका है कि एरन और ज़ीक इस दुनिया को बचाएं। हमें येगरस्ट को ज्वाइन कर लेना चाहिए और उन दोनों का साथ मिलने में मदद करनी चाहिए। देखिए भाई, इतने में मिकासा और कॉनी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और मिकासा तो भाई मार काट करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि पीछे येलेना ने भाई बड़ी घटिया सी शिकार बना रखी होती है और वो आर्मिन को देख रही होती है। भाई इधर आर्मिन भी डर जाता है और येलेना फिर हंसती है और कहती है कि हाँ प्लीज जाओ और एरन और ज़ीक की मदद करो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। यहाँ पे बाकी की एयरशिप्स क्रैश हो रही होती है और गाबी और कॉल्ट इधर से भाग रहे होते हैं। तो गाबी पूछती है कि ये लोहे की पाइप जैसी चीज क्या है, तो कॉल्ट कहता है ये एंटी टाइटन राइफल है, लेकिन कहा जाता है कि इससे हम किसी टाइटन को तब तक नहीं मार सकते जब तक उसके नेप के ऊपर पूरा प्रॉपर निशाना ना लगे। लेकिन रुको, वो लोग आ गए। ये सब ऑफिसर्स देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो आग वाग लग गई, हम तो कहीं भाग के भी नहीं जा सकते। तो उनका कमांडर कहता है कि भागने की क्यों सोच रहे हो, हमें यहाँ पे लड़ना है। यहाँ पे भाई फैल्को कोल्ट को देख लेता है और नाइल पूछता है कि क्या हुआ। इधर कोल्ट डर जाता है और वो कहते हैं उन्होंने हमें देख लिया है। फैल्को नाइल को बताता है कि वो मेरा भाई है। तो नाइल कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। तो नाइल यहाँ पे एक्टिंग करता है और वो फैल्को का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है तुम घटिया कीड़े कहीं के, चलो मेरे साथ। वो बाकी सबको कहता है मैं इसको इनमें से एक घर में बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे ऑफिसर्स कहते हैं ठीक है, फिर हम तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे, पीछे मत रह जाना। इधर नाइल फैल्को को आगे लाने लग जाता है और कोल्ट कहता है ऐसा लगता है कि हमें लड़ना होगा। इधर भाई कोल्ट राइफल बिल्कुल तैयार कर लेता है, लेकिन गाबी कोल्ट को रोक देती है और तभी यहाँ पे साइड में से नाइल आ जाता है फैल्को को लेके और वो कहता है कि ये बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, जाओ घर। तो भाई कोल्ट, गाबी और फैल्को यहाँ से भाग जाते हैं और फैल्को पीछे मुड़ के कहता है कि मिस्टर नाइल थैंक यू। नाइल भी इधर से वापस चला जाता है और दूसरी ओर ये स्काउट्स अपने थंडर स्पीड से भाई मार्लिन सोल्जर्स की बैंड बजा रहे होते हैं। इधर भाई कोल्ट फैल्को को हक करता है और गाबी कहती है कि अब वो सब यहाँ से जा चुके हैं। कोल्ट कहता है कि गाबी तुमने दुश्मन के ऊपर भरोसा क्यों किया। तो गाबी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और तभी साइड में से निकोलो साशा की फैमिली को लेके आने लग जाता है और कहता है कि यहाँ पे आग नहीं आएगी। तो आर्थर कहता है बात तो सच है, लेकिन इस आग की वजह से सारे के सारे एग्जिट बंद हो चुके हैं। तो निकोलो कहता है कि हाँ हमें कुछ देर के लिए यहाँ पे छुप जाना चाहिए जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। तो साशा की मॉम कहती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि मिया और बैन कैसे होंगे, क्या वो ठीक होंगे। तो आर्थर कहते हैं चिंता मत करो, वो दोनों काफी बहादुर है। इसे सुन के भाई गाबी की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी गाबी को काया की आवाज सुनाई देती है और वो कहती है कि मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी और तुम्हें उस लड़की की क्या पड़ी है जिसने साशा दीदी को मार दिया, काश मैं उसे मार डालती। ये सुन के भाई गाबी थोड़ी देर शौक में खड़ी रहती है और फिर से नीचे बैठ जाती है। कोल्ट कहता है ऐसा लगता है कि वो यहाँ से जा चुके हैं, हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। गाबी क्या हुआ। तो गाबी कहती है ये कोई डेविल्स नहीं है, ये यहाँ पे रहने वाले इंसान है और कुछ नहीं। अब मुझे आखिरकार समझ आ चुका है कि रैनर को कैसा महसूस हो रहा था। हमने हमेशा से बिना कुछ सोचे समझे इन सभी लोगों को डेविल्स बोला, जबकि हम इनसे कभी मिले भी नहीं थे। बार बार लगातार हमने एक ही चीज बार बार रिपीट की। मुझे माफ करना फैल्को, तुम्हें पहले से ये बात पता थी, लेकिन मैंने तुम्हें इन सब में घसीट लिया। यहाँ पे फैल्को कहता है कि मेरी वजह से ही लिबेरियो पे हमला हुआ था, मैंने उनकी मदद की थी। हॉस्पिटल में मैं एक जख्मी सोल्जर से मिला था और मुझे पता ही नहीं था कि वो एरन येगर है। मैंने उसकी तरफ से उसके दोस्तों को वो लेटर्स भेजे थे उस मेल बॉक्स के द्वारा जो कि जोन से बाहर है। उस दिन लिबेरियो में काफी सारे लोग मरे, तो इसी वजह से उडो और जोफिया की मौत के पीछे भी मेरा ही हाथ है। और हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें आर्मर टाइटन मिले। इस वजह से मैं एक वॉरियर कैंडिडेट बना जिससे कि हम दोनों मिलकर शादी करें और मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें खुश रखूं। मैं चाहता हूँ कि तुम लंबी जिंदगी जियो। इधर भाई गाबी और कोल्ट एक दूसरे को देखते हैं और गाबी इधर शर्मा जाती है और वो कहती तुम बोल क्या रहे हो। तो फैल्को कहता है हाँ मैं किसी भी समय टाइटन बन सकता हूँ, तो बस मैं तुम्हें अपनी दिल की सारी बातें बताना चाहता था इससे पहले कि मैं हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँ। ये सुन के भाई गाबी को गुस्सा आता है और वो फैल्को के हाथ में से वो काली पट्टी उतार के फेंक देती है और कहती है चलो फिर। कोल्ट कहते हैं हाँ अगर ज़ीक को पता चलेगा कि तुमने उसका स्पाइनल फ्रूट पिया है तो हो सकता है कि हम उसको चिल्लाने से रोक सकें। इधर इन सब ने कवर ले रखा होता है और सामने बहुत सारे मार्लिन सोल्जर्स होते हैं। ये लोग कहते हैं ये तो बहुत बुरा है, ये काफी सारे हैं, हम एरन के पास भी नहीं पहुंच सकते। तभी इनके साइड में से भाई जॉ टाइटन फिर से कूदता हुआ जाता है और वो जब एरन की ओर बढ़ रहा होता है तभी यहाँ पे ज़ीक अपने अटैक से भाई जॉ टाइटन की पूरी तरह से वाट लगा देता है। एरन इधर कंटिन्यूअसली बीस्ट टाइटन की ओर बढ़ रहा होता है और बीस्ट टाइटन कहता है कि बस एरन थोड़ा सा और हम दोनों के सपने पूरे हो जाएंगे, बस थोड़ा सा और। यहाँ पे ज़ीक देखता है कि भाई कार्ड टाइटन की बॉडी इवेपोरेट हो चुकी होती है और उसका ढांचा इधर बचा होता है और ज़ीक कहता है कि कार्ड टाइटन तो तुम्हारी मौत ऐसी होनी थी मेरी प्यारी ज़ीक। यहाँ पे स्काउट्स काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि भाई काफी कमाल है, हमने कार्ड टाइटन को मार दिया। इधर फ्लॉक और बाकी स्काउट्स आते हैं और फ्लॉक कहते हैं ठीक है फिर ऐसा लगता है कि हमारा काम हो चुका है, अब ये बताओ कि किसने उसकी गर्दन काटी। तो ये सोल्जर कहते हैं अरे तुमने काटा था ना उसको। लेकिन इतने में भाई इन सोल्जर्स के सर पे यहाँ पे गोलियां पड़ती है और हमें दिखाया जाता है कि स्केलेटन के नीचे मारने सोल्जर्स ने भाई डेरा डाल रखा होता है और इनको मारना शुरू कर देते हैं। ज़ीक समझ जाता है कि भाई वहाँ कुछ गड़बड़ है और इतने में भाई ये कैनन घूमती है ज़ीक की ओर और पीक कहती है कि एक ही शॉट है हमारे पास, बैंड बजा दो।
और भाई यहाँ पे मैगथ शॉट लगाता है और वो शॉट सीधा बीस्ट टाइटन के नेप पे जाके पड़ता है और भाई इधर जीक की भी ऐसी तैसे हो जाती है और एरन भी शॉक हो जाता है। इधर भाई बीस्ट टाइटन नीचे गिरने लग जाता है। ये सभी के सभी भाई बीस्ट टाइटन को देखते हैं और बीस्ट टाइटन वॉल से नीचे गिरता है और पिक कहती है कि क्या तुमने उसे मार दिया? तो मैगथ कहता है कि मेरे को प्रॉपर एंगल नहीं मिल पाया, तो अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ पे सोल्जर कहता है कि रायनर तुम्हें बीस्ट और फाउंडर को कांटेक्ट करने से रोकना होगा। तो रायनर मन में कहते हैं कि क्या सच में एरन तुम ये करने वाले हो? रुक जाओ, अगर तुम दुनिया के आखिरी इंसान भी बचे होते ना तब भी ये ताकत तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए थी। एरन वो तुम ही हो। इधर मैगथ पिक को कहता है चलो फिर जल्दी करो पिक, अगर उसमें थोड़ी सी भी जान बची होगी। यहाँ पे फैल्को, कर्ट और गाबी बीस्ट टाइटन की ओर भाग रहे होते हैं और मैगथ अपने शब्द कंप्लीट करता है कि अगर उसमें थोड़ी सी भी जान बची होगी तो वो पक्का चिल्लाएगा। और तभी यहाँ पे यार ये एपिसोड एंड हो जाता है और अब नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको नेक्स्ट वीक तक का वेट करना पड़ेगा।